हेलो एवरीवन, मैं संतोष मौर्य आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम गणित का अध्याय जो है 4A पढ़ रहे हैं और हमने जिसका नाम क्या है द्विघात समीकरण है और हमने इसमें जो है 9 सवालों को लगा दिया है। ठीक है, आज हमारा टारगेट रहेगा कि प्रश्न 10 के आगे जितने भी क्वेश्चन हल हो सके उनको हम हल करेंगे। तो आइए ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपने प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए हमारा प्रश्न 10 है, कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो आइए मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आप जो ही ये प्रश्न को पढ़ेंगे त्यों आपके दिमाग में आएगा कि ये धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, और ये क्रमागत, ऐसे आपके दिमाग में आएगा कि ये क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं और इन्हें कैसे लिखा जाता है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको यही समझा दूं कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं। हम लिख देंगे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। मैं इसके बारे में बता दूं आपको, तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो क्रमागत का मतलब होता है लगातार। ठीक है, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, धनात्मक का मतलब प्लस में, और पूर्णांक तो आप जानते ही हैं 1 2 3 4 5 6 0 को भी शामिल कर लीजिए। इन सबको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो कहीं ना कहीं इन तीनों के समावेश से ही यहाँ पे पूर्णांक लिखे जाएंगे। अब हमें एग्जैक्ट पूर्णांक का तो पता नहीं है कि हम 1 2 3 4 5 लिख दें, तो हम उनके साथ यक्स को इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि बचपन से ही हमने ये पढ़ा है कि जब भी कोई चीज़ हमें नहीं पता रहती है तो हम कहते हैं कि माना वह क्या है, एक्स है। जैसे मान लीजिए हमें कोई सवाल लगा रहे हैं और विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम कहते हैं माना विद्यार्थियों की संख्या क्या है, यक्स है। माना किसानों की संख्या यक्स है, माना कुल धन यक्स है। ठीक है, तो जब हम चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, मतलब या फिर हमें पहले से पता नहीं रहता है, तो हम यक्स मानते हैं। ठीक है, तो हम जो है क्रमागत पूर्णांक मतलब क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जब हम लिखेंगे तो ये हमें ध्यान देना चाहिए कि वो लगातार होने चाहिए, और दूसरी नंबर बात हमें ध्यान देनी होगी कि वो धनात्मक होने चाहिए और वो कोई ना कहीं पूर्णांक के साथ आने चाहिए। तो इन तीनों चीज़ों का ही समावेश करके हम पूर्णांक को लिखेंगे। अब जरूरी नहीं कि हम यक्स ही माने, हम यक्स वाई ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं। तो हम मान लेंगे कि धनात्मक पूर्णांक क्या है, यक्स हैं, यक्स प्लस 1 है, x प्लस 2 है, x प्लस 3 है, x प्लस 4 है, x प्लस 5 डॉट डॉट, जितना भी हम लिखना चाहें ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या ये जो हमारा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का जो शर्त था वो पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। क्रमागत का मतलब लगातार आना चाहिए था। अब बताइए कि x है, x प्लस 1 है, x प्लस 2 है, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, ये लगातार आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप कहेंगे लगातार आ रहा है, तो हमारी ये वाली शर्त पूरी हो गई। अब धनात्मक होना चाहिए था, तो बताइए प्लस में है ये मान कि नहीं है। तो हमारी दूसरी भी शर्त पूरी हो गई। और ये कह रहा है कि पूर्णांक होने चाहिए, तो बताइए 1 2 3 4 5 इन्हीं को तो पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक हमारा हो गया या नहीं हो गया। तो हमारी तीनों शर्त पूरी हो रही है। तो आपको यहाँ से सीखने के लिए क्या मिला कि जब भी आपको लाइफ में कहा जाएगा कि धनात्मक मतलब क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के बारे में जब भी आपसे कहा जाए तो आप ऐसे ही मानेंगे, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5। आपको जब भी एक बात याद रखिएगा, जब भी अगर ऐसी बात आपसे की जाए और आपको सवाल लगाना पड़ जाए और वहाँ पे लिखा रहे कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो आप क्या मानेंगे, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5 ऐसे मान लेंगे। तो आपको अब पता चल गया कि मैंने ये क्यों माना है, यह तो आप जान गए। अब हमें क्या कह रहा है कि दो क्रमागत का है, मतलब दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो है 306 है। तो हम केवल दो ही को लेंगे, एक यक्स ले लेंगे और एक यक्स प्लस 1 ले लेंगे, बाकी हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर 3 कहा रहता तो इसको भी ले लेते, 4 कहता तो इसको भी ले लेंगे, जितना कहेगा उतना हम ले लेंगे। आई होप आप इतना समझ चुके होंगे। आइए हम आगे से हल करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इसको मिटा दूँ। अब हम यहाँ पे
जो है मान लेंगे। ठीक है, हमें 2 ही पूर्णांक की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना होता है सॉल्व, और हम लिख देंगे माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, 2 को पूर्णांक क्या क्या मान सकते हैं हम, x प्लस 1। आपको पता है मैंने x और x प्लस 1 क्यों लिया है। अब हम यहाँ पे प्रश्न को फिर पढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो 306 है। मतलब है लिख देंगे हम प्रश्नानुसार प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि इन दोनों का यानी कि 2 जो पूर्णांक हैं उनका जो गुणा है वो कितने के बराबर है, 306 के बराबर है। तो हम इन दोनों का आपस में क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे, x गुणे x प्लस 1। अब बराबर कर देंगे किसके, 306 के, क्योंकि प्रश्न में कहा था कि इनका जो गुणनफल है वो 306 के बराबर है। आइए हम इसका गुणा कराते हैं। जब हम इसका गुणा कराएंगे तो x का गुणा x में होगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, x का गुणा 1 में होगा। तो आप जानते हैं अगर x का गुणा 1 में कराया जाए तो वह x ही उतर जाएगा। मैंने आपको ये बताया था कि अगर x का गुणा ही नहीं बल्कि किसी भी संख्या का गुणा अगर 1 में कराया जाता है तो वही संख्या लौट करके वापस आ जाती है। तो x का गुणा 1 में होगा तो क्या हो जाएगा, x, अब बराबर में हो जाएगा 306 के, तो x स्क्वायर प्लस x, ये तो 306 है ना, ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और इधर कुछ भी नहीं बचेगा इसकी जगह पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब हम इसका गुणनखंड कर देंगे। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको गुणनखंड नहीं आता होगा, तो हो सकता है उन्हें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, लेकिन बहुत अगर ध्यान से देखेंगे तो उन्हें भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बाकी जिन बच्चों को गुणनखंड आता होगा उनके लिए तो बहुत ईजी है ये। अब इसका गुणनखंड करके और x का मान निकाल लेना है। जिन बच्चों को गुणनखंड करना आता होगा यहीं से इसको हल कर सकते हैं, वो अपने आप से हल कर लेंगे, मेरे बताने से पहले ही आंसर ला देंगे। ठीक है, लेकिन जिनको गुणनखंड नहीं आता है वो लोग देखेंगे, और अगर यहाँ पे मान लीजिए, क्योंकि मैं इसी सवाल के लिए एक सवाल के लिए गुणनखंड करूँगा, तो जिनके गुणनखंड नहीं आता होगा वो मुझे कमेंट कर देंगे, मैं उनको अलग से एक गुणनखंड बना करके वीडियो डाल दूंगा, और वहाँ से आप गुणनखंड कैसे करते हैं देख लीजिएगा। उसके बाद जो है आपके लिए चीज़ें क्या हो जाएंगी, बिल्कुल आसान हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि गुणनखंड की ज़रूरत जो है बहुत ज़्यादा जगह पड़ने वाली है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप गुणनखंड आपको आता रहे। आइए देखते हैं। तो गुणनखंड अगर इसका करना होगा तो आप सबको पता होगा कि यहाँ जो ये 306 है, तो ऐसी 2 संख्याएं में ढूंढनी रहती है जिनका गुणा जो है 306 के बराबर रहे, और जिनको घटा दिया जाए, यहाँ पे माइनस है ना, तो जिनको घटा दिया जाए तो वह कितना हो जाए, यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या होता है, 1 होता है। मैंने बताया था पिछली वीडियो में। तो जिनका जो घटाना हो, यानी कि घटाओ जो हो उनका वह 1 के बराबर हो, और उनका गुणा जो हो 306 के बराबर है। ऐसी 2 संख्याएं ढूंढिए जिनको आपस में घटा दिया जाए तो 1 आ जाए, और उनका गुणा करा दिया जाए तो 306 आ जाए। तो मेरे हिसाब से 18 का गुणा अगर हम 17 में करा देंगे तो 306 आता है, और 18 में से अगर 17 को घटा देंगे तो 1 आता है। लेकिन आप लोग सोचेंगे सर जी आपने डायरेक्ट कैसे जाना, तो आइए मैं बता देता हूँ कि मुझे कैसे ये मिला। मैं क्या करता हूँ, 306 का फैक्टर कर देता हूँ, इसको मैं काट दूंगा। देखिए यहाँ से 2 एक अन्य 2, 1 बचा, 2 बचे 10, 2 तिया 6। अब ये 2 से नहीं कटेगा तो 3 से हम इसको काटेंगे, 3 बचे 15, 3 एक अन्य 3, फिर हम इसको 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 17 तिया 51 होता है, फिर 17 से काटेंगे तो ये कट जाएगा। हमें क्या मिला है, हमें मिला है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। अब आप बताइए मुझे, 2 तिया 6, 6 तिरिके 18, और यहाँ पे गुणे क्या है 17। अब देखिए 18 और 17 हमें मिल गया कि नहीं मिल गया, यानी कि 18 में से 17 को घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1, और ये 18 और 17 का आपस में गुणा करा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 306 आ जाएगा। आप करा के देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। ठीक है, तो इसको हम मिटा दें।
तो हमें क्या मिल चुका है, 18 और 17 मिल चुका है। ठीक है, 18 और 17 हमें मिल चुका है। आइए हम इसको आगे हल करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर, और यहाँ एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, 18x माइनस 17x। आप बताइए 18x में से 17x निकल जाएगा तो एगो x बचेगा कि नहीं बचेगा, और 18 में से 18 और 17 का गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 306 आ जाएगा। अब बराबर की जगह पे बराबर और यहाँ पे लगा देंगे 0। अब यहाँ पे हमें 4 पद मिल गए। जब 4 पद हमें मिल जाएं तो 2 पदों को हम एक साथ और 2 पदों को हम एक साथ रखते हैं। अब बताइए कि इसमें ऐसा क्या है जो इसमें है, तो हम देख रहे हैं x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x को हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। x कट जाएगा x, और x से x कटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 18 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, मुझे 17 कॉमन दिख रहा है, तो हम 17 कॉमन ले लेंगे। 17 से 17 कट जाएगा तो क्या बचेगा x, और 17 से अगर 306 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 18। ठीक है, 17 का पहाड़ा पढ़िएगा, देखिए 18 बार में 306 आता ही आता है। एक बात ध्यान देने वाली ये है कि हम माइनस जब कॉमन लेते हैं तो अंदर अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है, और माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, ये बात ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ माइनस था, देखिए माइनस कॉमन लिया तो यहाँ माइनस था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस बराबर 0। एक बात और ध्यान रखिएगा, गुणनखंड करते वक्त अगर जो ब्रैकेट में अंक हैं अगर वो दोनों एक जैसे नहीं आ रहे हैं तो मान लीजिएगा आपका गुणनखंड क्या है, गलत है। अगर आप कोई भी गुणनखंड हो आप अगर करेंगे तो एक जैसे ही चीज़ें ही दोनों ब्रैकेट में बचेंगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप गुणनखंड क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये इसकी क्या है, पहचान है। तो आप देखिए x + 18 x + 18 दोनों ब्रैकेट में आ गया, यानी कि मैंने जो किया है वो क्या है, सही है। अब ये जो होता है, समझ लीजिए 2 फैमिलीज हैं, ये x का परिवार है और ये 17 का परिवार है। अगर बाहरी कोई आ गया और कहा कि ऐसा क्या है जो दोनों परिवारों में है, तो उसको दिखाई दे रहा है कि x + 18 इस परिवार में भी है, x + 18 इस परिवार में भी है, तो कहा कि दोनों परिवारों से x + 18 को हटा दो। तो इस परिवार से भी x + 18 और उस परिवार से भी, दोनों परिवारों से x + 18 को हटा दिया गया। तो इस परिवार के पास क्या बचेगा, x, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और इस परिवार के पास ये तो चला गया, केवल क्या बेचारा 17 बच जाएगा। तो और ये जो बराबर 0 है, बराबर 0 लगा दीजिए। ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक बार मुझे देख लेने दीजिए। देखिए थोड़ा सा बच गया, आप लोगों के पास जो है मेरी आवाज़ गई होगी, तो यहाँ पे देख लीजिएगा x - 17। मैं अब यहाँ लिख दे रहा हूँ, मुझे डाउट हो रहा था कि शायद ना दिखाई दे, मैं यहाँ लिख दूँ x + 18 और x - 17, अब बराबर में मैं लिख दूँ 0। तो ये जो 0 है ना, देखिए यही वाला मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, अब तो आपको दिखाई दे रहा। अब ये जो 0 है ना, दोनों का होता है, तो x + 18 बराबर भी 0 कर दीजिएगा और x - 17 बराबर भी 0 कर दीजिएगा, क्योंकि 0 पर दोनों का हक होता है। तो आप जान रहे हैं कि + 18 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -18, और यहाँ पे -17 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +17। यानी कि अगर प्लस में रहता उधर जाने पे क्या होता है, माइनस में, अब माइनस में रहता उधर जाने पे क्या होता है, प्लस में। तो x के 2 मान आ गए हैं, x के 2 मान आ चुके हैं। एक है हमारा x का मान जो आया है -18, और दूसरा मान जो आया है x का वो 17 आया है। तो क्या यही आंसर है, नहीं। जब x के 2 मान आते हैं तो हम देखते हैं कि कौन सा मान प्लस में है और कौन सा मान माइनस में है। तो जो माइनस में मान आता है वो मान्य नहीं होता है, जो प्लस में मान आता है उसी को हम लेते हैं। तो माइनस के नीचे हम क्या लिख देते हैं, अमान्य हम लिख देंगे। ये मान मान्य नहीं है तो लिख देंगे अमान्य। ठीक है, तो ये प्लस वाला मान ले लेते हैं। तो प्लस में x का मान कितना आ चुका है, 17, तो हम ये वाला मान ले लेते हैं, ये वाला नहीं लेते हैं। हमारा आंसर आ गया क्या, नहीं आ गया। हमने पूर्णांकों को x और x + 1 माना था, तो यही x का मान हमें इसमें रखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे, अब यहाँ पे लिख देंगे धनात्मक पूर्णांक मैंने क्या माना था, एक मैंने x माना था और एक को मैंने x + 1 माना था। अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे x का मान रखने पर। तो हम यहाँ लिख दें x का मान रखने पर,
तो यहाँ लिख देंगे हम x का मान रखने पर। ठीक है, तो जब हम x का मान रखेंगे तो आप बताइए कि x की जगह पे क्या रख सकते हैं। हम रख देंगे 17 और यहाँ पे पाई खींच दीजिए और यहाँ हो जाएगा 17 + 1, तो यानी कि इसकी जगह पे क्या हो जाएगा 18, यानी कि दो संख्याएं में मिल गई 17 और 18। अतः यहाँ लिख देंगे अतः धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो गया हमारा 17, 18, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो के माध्यम से मैंने जो आपको सवाल बताया है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं से कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए दूसरे सवाल को हम हल करते हैं। आइए हम प्रश्न 11 को देखते हैं। हमारा प्रश्न 11 है, एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। मैंने किलोमीटर को यहाँ km और घंटे को यहाँ h माना है। ये मतलब लिखने में बार बार थोड़ा सा बड़ा वर्ड होता और समय लगता, इसीलिए मैंने यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, किलोमीटर को मैंने km और घंटा को मैंने h यहाँ पे मान लिया है या फिर यस दिखा दिया है। किलोमीटर को अंग्रेजी में मतलब km और घंटा को हावर कहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे यस लिख दिए हैं। ठीक है, आइए हम अपने सवाल को देखते हैं। हमारा जो सवाल है ये यही है, हमें क्या ज्ञात करनी है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो आइए हम इसे हल करें। हम यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे सॉल्व, और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो जो हमें ज्ञात करना रहता है सबसे पहले हम वही लिखते हैं। तो हम लिख देंगे माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। मान लीजिएगा कि रेलगाड़ी पूछा है कि बताइए रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो हम मान लेंगे माना रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ये हम मान लेंगे। तब रेलगाड़ी को दूरी कितना तय करना है, रेलगाड़ी को दूरी कितना तय करना है भाई, 480 किलोमीटर इसको जो है दूरी तय करना है। तब हम यहाँ लिख देंगे तब 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय बराबर क्या होता है, मैं आपको यहाँ फार्मूला लिख दूँ अगर, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे क्या होता है, चाल होता है। तो ऊपर दूरी लिखा जाता है और नीचे चाल, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, दूरी बटे चाल है। तो बताइए दूरी कितनी है, दूरी है 480। देखिए दूरी तो 480 ही है, तो यहाँ पे लिख देंगे 480 अब बटे चाल इसकी कितनी है, तो x किलोमीटर प्रति घंटा माने हैं, तो नीचे क्या लगा दीजिए x। अब आगे प्रश्न क्या कर रहा है, यदि इसकी चाल जो है, यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम हो, यानी कि उसकी चाल को क्या करना है, जितना पहले चाल थी उतना नहीं, अब उस चाल में क्या कर दीजिए 8 की कमी कर दीजिए। तो हम यहाँ लिख देंगे रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर। ठीक है, ये हमें रेलगाड़ी की चाल को क्या करना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देना है। तो अब रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, तो लिखेंगे अब, ठीक है, रेलगाड़ी की चाल, तो अब रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, पहले तो x थी लेकिन अब 8 कम हो जा रहा है x में से, तो क्या हो जाएगा x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब दूरी उसको कितना तय कराना है, दूरी में कोई परिवर्तन नहीं है, दूरी अभी भी उसको उतनी ही तय करनी है जितना पहले तय करना पड़ता था। तो अब लिखिए तब, यहाँ लिख देंगे रेलगाड़ी 480। अब देखिए समय कितना लग रहा है, चाल जब कम हो जाएगी तो समय बराबर लगेगा क्या, नहीं, इसकी चाल जो है अधिक थी तो इस समय इतना लगा, अब चाल कम हो रहा है तो देखिए समय कितना लगेगा। तो नोट कर लें हम यहाँ पे 480 किलोमीटर दूरी तय करने में, 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, और समय बराबर फिर से होता है दूरी बटे चाल के। तो दूरी तो 480 ही है, वो तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, ठीक है, और इसकी चाल जो है कम हो चुकी है, चाल x-8 हो चुकी है। तो नीचे क्या लिख दीजिए, x-8। मैं आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रूल बताने वाला हूँ, ठीक है, लेकिन उसके लिए ध्यान दीजिए। इम्पॉर्टेंट रूल वो क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे 4/5 बराबर है 4/5 के, हम कहेंगे कि 4/5 बराबर होता है 4/5 के, तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल बराबर है, 4/5 4/5 के बराबर है। हम कहेंगे कि ऊपर वाली संख्या को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे अंश कहा जाता है, और नीचे वाली संख्या को हर कहा जाता है। आप कहेंगे सर ये हमें क्या पढ़ा रहे हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं है, अब ये पढ़ें क्या हम 10 में। हम कहें नहीं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हम इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो आप इतना बताइए, आपको पता है कि नहीं, ये अंश होता है और ये क्या होता है, हर होता है। आप कहेंगे जी ये तो मुझे पता है, ठीक है, जब आपको ये पता है ऊपर की संख्या अंश है और नीचे की संख्या हर है, तो मैं अगर कहूँ कि ये दोनों बराबर हैं, आप कहेंगे हाँ बराबर हैं। तो मैं कहूँ कि अगर इसमें मैं अगर हर का मान इसमें से मैं 2 कम कर दूं, यानी कि हर में से इसमें से 2 कम कर दूं, तो बताइए कि कौन सी संख्या बड़ी होगी। हर का मान कम करने से संख्या बड़ी होती है या छोटी होती है, आप मुझे ये बताइएगा। तो आप यहीं पे कंफ्यूज हो गए। मैं कह रहा हूं कि हर का मान अगर हम कम करते हैं तो संख्याएं बड़ी होती हैं या छोटी होती हैं, नहीं जानते हैं आप तो जान लीजिए। हर का मान कम करने से, यहाँ लिख दे रहे हैं हम कम, हर का मान अगर कम होता है तो संख्याएं जो होती हैं वो बड़ी होती हैं। अगर हर का मान कम होगा तो संख्याएं क्या होंगी, बड़ी होंगी, और हर का मान अगर अधिक होगा, अगर हर का मान अधिक होगा तो संख्याएं जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, छोटी होती हैं। ये बात याद रखिएगा। कोई संख्या है और एक दूसरे के बराबर है और उसका हर अगर कम हो गया तो वो बड़ी हो जाएगी, और हर अगर ज़्यादा हो गया तो वो संख्या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो आप इसमें आप मुझे बताइए कि यह 480/x 480/x दोनों जगह था, इसका हर कम हुआ है ज़्यादा हुआ है, माइनस हो रहा है, इसका मतलब इसका हर कम हुआ है, और इसका हर के साथ कुछ किया ही नहीं गया, तो जैसे कि है तैसा है। तो इसका हर कम हुआ, तो बताइए इन दोनों में बड़ा कौन हुआ, इन दोनों में बड़ा कौन हुआ, जिसका कम होगा वही तो बड़ा होगा। तो ये बड़ी संख्या हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी। ये बात समझ में आई या नहीं आई, आई ना समझ में? आइए हम आगे चलते हैं अब, ठीक है, ये जान लीजिएगा। अब जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये हमेशा आप याद रखिएगा कि जिसका हर कम वो संख्या बड़ी और जिसका हर बड़ा वो संख्या छोटी हो जाएगी। तो बड़ी, इसका हर कम हुआ है तो ये बड़ी हो जाएगी, और इसका हर वैसे का वैसा है तो ये छोटी हो जाएगी। अब मैं आपको आगे प्रश्न पढ़ के बताता हूँ। मैं बता रहा हूँ वहाँ पे कि कह रहा है कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। मान लीजिए एक बार आप कहेंगे कि जाओ
10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाओ, फिर बाद में कहेंगे कि नहीं अब तुमको 2 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी चाल कम करके जाना है। तो जब चाल कम होगी तो पहुंचने में देरी होगी कि नहीं होगी? होगी। तो बताइए पहले रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गई थी तो जल्दी पहुंची थी, अब उसकी चाल x-8 यानी कि उसकी चाल को कम कर दिया गया है तो रेलगाड़ी देर से पहुंचेगी। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन यही होता है, बच्चों को लगता है कि यह देर से पहुंची है तो यह छोटा है और यह पहले पहुंची है तो यह बड़ा है। आप सवाल पे मत जाइए, आप बेसिक रूल को समझिएगा जो मैंने अभी बताया है आपको। ठीक है, तो अभी जो है आप मुझे ये बताइए कि जब चाल कम करेंगे तो बहुत देर से पहुंचेगी, तो बताइए कि जो पहले पहुंची है और जो देर पहुंची है दोनों के बीच जो समय का अंतर आ रहा है वो कितने घंटे का अंतर आ रहा है? 3 घंटे का अंतर। एक जो पहले पहुंच रही है वो 3 घंटा पहले पहुंच रही है और जो रेलगाड़ी की जब चाल हम कम किए हैं तो वह 3 घंटा देर से पहुंच रही है। इसका मतलब यह है कि दोनों समय के बीच का जो अंतर है वो कितना है? 3 घंटा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दोनों समय के बीच का जो अंतर है, लिख देंगे दोनों समय के बीच का अंतर। दोनों समय के बीच का जो अंतर है वो कितना है? तो 3 घंटा है। ठीक है, तो अब किस में से किसको घटाएंगे? ये तो संख्या बड़ी है और ये संख्या क्या है? छोटी है। तो बड़ी वाली, अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना। तो बड़ी वाली संख्या को पहले लिखिए और छोटी वाली संख्या को बाद में। तो बड़ी वाली संख्या क्या है मुझे आप बताइए? तो बड़ी संख्या तो ये है, तो हम यहाँ लिख देंगे 480 बटे x-8 सॉरी, और यहाँ पे अंतर का मतलब होता है घटाना, तो माइनस लगा देंगे और यहाँ पे हो जाएगा 480 बटे x, अब बराबर में क्या लिख देंगे? 3 घंटा। ठीक है, तो अब हम इसको अगर जो है इसके आगे, क्योंकि बोर्ड में जगह अब कम है तो मैं इसको पूरा मिटा दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। इसके आगे मैं अभी आगे हल करके आपको दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा आ चुका है, यही हमारा आया था। इसके आगे आइए हम हल करते हैं। इसके आगे हम क्या करेंगे? हम लिख देंगे 480, ठीक है, बटे x-8 और यहाँ लिख देंगे 480 बटे x और यहाँ पे बराबर 3 कर सकते हैं। बार बार हम घंटा लेके ढोएंगे क्या? क्या घंटा लेके बार बार ढोएंगे? छोड़ देंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन दोनों का हमें एलसीएम ले लेना है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? x-8 और x, ये हमारा क्या आ गया? इन दोनों का एलसीएम आ गया। x-8 से x- इसमें भाग देंगे, आप इसका जब इसमें भाग देंगे तो x-8 से x-8 कट जाएगा, क्या बचेगा? बचेगा x। तो आप यहाँ पे क्या करिए? उतार दीजिए, ऊपर क्या है? यहाँ पे लिख दीजिए 480, ऊपर था तो ऊपर लिख दीजिए और इससे इसमें भाग देंगे तो ये वाला इससे कट जाएगा तो बचेगा x, तो x का क्या कर दीजिए? यहाँ पे गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे उतार दीजिए क्या? -480 उतार दीजिए। अब इससे इसमें भाग देंगे तो x कटेगा, क्या बचेगा? x-8, जो बच रहा उससे क्या करा दीजिए? गुणा करा दीजिए x-8 से, अब बराबर में क्या हो जाएगा? 3 के। ठीक है, अब यहाँ पे हम गुणा करा दें तो 480 का गुणा x में होगा तो क्या हो जाएगा? 480x, 480 का गुणा हो जाएगा तो फिर से हो जाएगा माइनस में 480x, और 480 का अगर 8 में गुणा होगा तो गुणा करा के देख लीजिए। अगर हम 480 का गुणा अगर हम 8 में कराते हैं तो 8 0 जा 0, 8 64 को 4, आसिर बचा 6, 8 चौको 32, 6 38, यानी कि 3840 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस, मैंने बताया था। तो 3840 बराबर हो जाएगा किसके? 3 के। ठीक है, आगे हम देखते हैं। यहाँ देखिए -480 से, देखिए +480 से -480 कट जाएगा, नीचे गुणा करा दीजिएगा, x का x में गुणा हो जाएगा। तो x का जब x में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? x का गुणा x में होगा तो x स्क्वायर, 8 का गुणा जब x में होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में 8x,
ऊपर तो कट चुका है, ऊपर क्या बचा हुआ है, ऊपर बचेगा 3840 और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 8x, ठीक है, और यहाँ पे बराबर में हो जाएगा 3 के। इधर भाग है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3840 बराबर 3 और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 8x, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा 3840 बराबर 3 का गुणा इधर करा दीजिए, 3x स्क्वायर और 3 8 क्या हो जाएगा 24x, ठीक है। मुझे अब यहाँ पे आगे हम यहाँ पे हल कर दें अगर, तो क्या हो जाएगा, आगे हम हल कर दें, ठीक है, आगे हम यहाँ हल कर दें तो हमें मिला है 3840 बराबर हमें दिख रहा है क्या है 3x स्क्वायर माइनस में 24x। हम कहें कि ये इसके बराबर है चाहे ये इसके बराबर है, बात एक ही है, तो हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 24x बराबर 3840। अब यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में 24x, अब प्लस में ये संख्या इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी 3840 और इधर कुछ नहीं बचेगा इसकी जगह पे, तो क्या हो जाएगा 0। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ 3 है, यहाँ 24 है, यहाँ 3840 है, तो ऐसी कोई संख्या है क्या जो इसको तीनों को काट दे? तो मुझे लग रहा है 3 ऐसी संख्या है जो तीनों की काट देगी, तीनों को काट देगी। तो 3 को कॉमन कर लीजिए, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर, 3 से 24 कटेगा तो यहाँ हो जाएगा 8x, और 3 से जब 3840 को काटेंगे आप तो देखिए 3 करने 3 दूनी 6, लेकिन 2 बचा है यहाँ पे 24, 3 8 24 और यहाँ पे हो जाएगा 0। तो आप 3 से अगर ऐसे नहीं समझ में आया होगा आपको, 3 से क्या करिएगा 3840 में क्या कर दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा। ये भाग तो आपको आता होगा, तो भाग देंगे तो आपको मिलेगा क्या 1280 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या 1280, अब बराबर में हो जाएगा 0 के, 3 गुणा है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में 1280 अब बराबर 0, और यहाँ 3 गुणा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। और आप मुझे ये बताइए कि अगर 0 से 3 में भाग दे दिया जाए तो कितना आता है, 0 आता है। और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में 1280। अब इसका फिर से हमें गुणनखंड करना होगा, गुणनखंड करना होगा। तो मैंने आपको अभी इसके पहले वाले वीडियो में गुणनखंड करके बताया है कि 17 और 18 कैसे आएगा। आप क्या करिएगा 1280 को ऐसे फैक्टराइजेशन कर दीजिएगा, मैं कर दे रहा हूँ। तो अभी मैं इसको बता दे रहा हूँ क्या होगा। तो मुझे ये जो 1280 है ना, ऐसी संख्या ढूंढनी है कि गुणा करने पे 1280 आ जाए और घटा देने पर क्या कर देने पर, घटा देने पर 8 आ जाए। तो मुझे समझ में आ रहा है कि 40 और 32 का गुणा हम कराएंगे तो 1280 आ जाएगा, और 40 में से 32 को अगर हम घटा देंगे ना तो 8 आ जाएगा। वो आएगा कैसे, इस तरह से फैक्टर कर देने से। आइए करके देख देते, दिखा देते हैं हम आपको। 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 0। 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 दूनी 4, 0। 2 से काटेंगे 2 1 करने 2, 2 छक्के 12, 0। 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 8 16, 0। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 40। 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 20। 2 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10। 2 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, और 5 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ देखिए ध्यान से, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। हमें क्या मिल चुका है, 32 मिल गया। अब मैं ये समझा रहा हूँ आपको कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 बचे 40। अब बताइए कि 32 और 40 का गुणा करा के देख लीजिएगा, 1280 आएगा 100%। और 40 में से अगर 32 को घटा दीजिएगा आप, 40 में से 32 को, तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हमें गुणा करने पे 1280 घटाने पे 8, हमें यही तो चाहिए था। तो हमें क्या मिल गया है, 40 और 32 मिल गया है। तो हमारा जो है शर्त पूरा हो रहा है। तो हम यहाँ से 32 और 40 को ले लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या करिए, लिख दीजिए। यहाँ पे हम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं
8 की जगह पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर, और यहाँ हम लिख देंगे 40 यक्स। लेकिन ये माइनस में लाना है 8 ना, तो बड़ी वाली संख्या को माइनस कर दीजिएगा और छोटी वाली संख्या को प्लस में। देखिए 40 में से यहाँ देखिए माइनस में प्लस में घट जाएगा, 40 में 32 घटेगा तो 8, और 40 32 का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1280 हो जाएगा बराबर में 0 के। अब तक 3 पद थे, अब 4 पद हो चुका है, तो 2 पदों को एक साथ और 2 पदों को एक साथ। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, हम x को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 40। यहाँ 32 और 1280 में से 32 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा x, और 32 से 1280 में भाग दीजिएगा तो देखिएगा 40 बार में आएगा, अब बराबर में 0। अब देखिए यह x परिवार के लोग हैं और ये 32 परिवार के लोग हैं, तो ऐसा क्या है जो दोनों परिवारों में है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि x - 40 दोनों परिवारों में है, तो दोनों परिवारों से x - 40 को अलग कर दीजिए, तो इस परिवार में बचेगा x और इस परिवार का क्या बचेगा 32, और बराबर में आ जाएगा 0 के। 0 दोनों का होता है तो x - 40 बराबर भी 0 और x + 32 बराबर भी 0। अब बताइए x बराबर -40 उधर जाएगा तो हो जाएगा +40, और x बराबर +32 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -32। ठीक है, तो हमें x के 2 मान मिले हैं, एक मान मिला है प्लस में और एक मान मिला है माइनस में। तो आप बताइए माइनस वाला मान्य होता है क्या, मान नहीं होता है, तो माइनस वाले मान के नीचे हम क्या लिख देंगे अमान्य। ठीक है, तो x का जो मान हमें मिला है वो 40 हम ले लेंगे, तो हम रेलगाड़ी की चाल क्या माने थे x, और x की जगह पे अगर हम 40 रख दें तो रेलगाड़ी की चाल कितनी मिल जाएगी हमें 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिख देंगे रेलगाड़ी की चाल बराबर, रेलगाड़ी की चाल बराबर हम क्या माने थे x किलोमीटर प्रति घंटा हम माने थे। तो अब रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, अब रेलगाड़ी की चाल बराबर हो जाएगा, x की जगह पे रख दीजिएगा क्या 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आपको ये पूरा सवाल समझ में आया होगा। अगर कहीं से कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।